ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम कक्षा BA प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित एकांकी रत्नाकर में संकलित तृतीय जो एकांकीय है उसके व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की या विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं यह विषय वस्तु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। और हमारा आज का जो चर्चा का बिंदु है, चर्चा का विषय है वो BA प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित एकांकी रत्नाकर में संकलित तृतीय एकांकी भोर का तारा, और जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। यह एकांकी ऐतिहासिक एकांकी है। इस एकांकी में गुप्त काल का जो इतिहास है, घटना है, उसका इसमें वर्णन हुआ है। तो अब हम इस एकांकी के जो शेष जो गद्यांश है, आज हम 8वां जो गद्यांश है यहाँ से चर्चा को प्रारंभ करेंगे। तो BA जो प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्राएं हैं, कृपया करके प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से सुनें, इसको देखें और इसका विवेचन विश्लेषण करें। और तदुपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में लापरवाही ना बरतें। तो पहले हम प्रस्तुत गद्यांश को पढ़ते हैं, तत्पश्चात व्याख्या के जो 4 प्रमुख मानदंड होते हैं, प्रतिमान होते हैं, सोपान होते हैं, या यूँ कहें कि चरण होते हैं, उसके आधार पर प्रस्तुत गद्यांश का विवेचन विश्लेषण करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम प्रस्तुत गद्यांश को पढ़ते हैं। सारा पंचनद आज भैसे काँप रहा है। सारा पंचनद आज भैसे काँप रहा है। एक के बाद एक गाँव जल रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र ही सारा आर्यव्रत पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा। शेखर, छाया, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, नई भीख मांगता हूँ सम्राट स्कंदगुप्त की, साम्राज्य की, देश की इस संकट में मदद करो, मदद करो। अब हम प्रस्तुत गद्यांश को व्याख्या के जो 4 प्रतिमान होते हैं उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इस गद्यांश का संदर्भ है उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित भोर का तारा शीर्षक एकांकी से अवतरित है, लिया गया है। और यह एकांकी ऐतिहासिक एकांकी है। इसमें गुप्तकालीन घटना का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से गुप्त साम्राज्य की रक्षा की जाती है, किस प्रकार से अपने कर्तव्य को अंजाम दिया जाता है, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण इस एकांकी में हुआ है। तो ये इसका संदर्भ है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग देखते हैं और इसमें लेखक ने या यूँ कहें कि एकांकीकार ने इसका चित्रण किया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने चित्रण किया है या वर्णन किया है कि शेखर और छाया के पास माधव आकर कहता है
कि हूणों के सरदार तोरमान ने देश पर आक्रमण कर दिया है। ऐसी स्थिति में देश रक्षा की भावना का प्रसार नितांत अपेक्षित है। पहले देश की रक्षा है, उसके बाद में और सारे काम होते हैं। इसलिए याचना करता हूँ, माधव शेखर और छाया से कहता है कि इसलिए मैं याचना करता हूँ कि शेखर कविता रचकर देश के कोने कोने में ओजस्वी भाषण का संचार करें। अब माधव शेखर और छाया से और क्या कहता है, आगे हम विस्तृत रूप में व्याख्या का जो तीसरा सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शेखर माधव से कहता है कि हूणों का जो सरदार सैनिक है तोरमान ने नृशंस आक्रमण से आज सारा पंजाब प्रांत, पंचनद प्रदेश भयभीत होकर कांप रहा है, बहुत भयंकर भयभीत हो गया है। हूण सेना गांवों को पददलित कर रही है, गांवों को पराजित कर रही है। गांव के गांव क्या है, पराजित हो रहे हैं तथा गांवों में आग लग रही है या गांवों को जलाया जा रहा है, आग लगा रही है। इस कारण सारे गांव एक के बाद एक जल रहे हैं। कहने का तात्पर्य, हूण शासक तोरमान ने प्रदेश के कई गांवों को जला दिया है। हूणों के आक्रमण से अपने देशवासियों की हत्याएं हो रही हैं। सामान्य जनता पर उनके द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। जनता त्राईमाम त्राईमाम बचाओ बचाओ की पुकार लगा रही है। जिस तरह तोरमान की सेना सिंधु नदी को पार करके भारतीय भूभाग को रौंद रही है, उससे तो शीघ्र ही सारा भारत पीड़ितों की हाहाकार में गूंजने लग जाएगा, अर्थात सब और त्राई त्राई मच जाएगी। माधव कहता है कि शेखर और छाया, मैं तुमसे नई किस्म की भीख मांगता हूँ, मुझे दीजिए उस भीख को। वह भीख है सम्राट स्कंदगुप्त की, इस विशाल गुप्त साम्राज्य की और अपने देश आर्यवर्त की। आर्यवर्त पहले गुप्त काल में हमारे देश भारत को आर्यवर्त कहा जाता था। तो देश आर्यवर्त की संकट की घड़ी में पूरी तरह से सहायता करो, अपने कर्तव्य को समझो और देश के लोगों को जागृत करो, उनको जगाओ, देश की सुरक्षा करो, देश की रक्षा करो। ये आह्वान किया है माधव ने शेखर और छाया से। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश में माधव शेखर से याचना करना चाहता है कि कवि होने से शेखर ऐसी याचना करें, ऐसी ओजमयी कविता रचकर लोगों को सुनाएं, ताकि उससे देशभक्ति का भाव जागे तथा लाखों लोग अपने राजा की सहायता के लिए आगे आ जाएं और अपने देश की रक्षा के कार्य में जुट जाएं। नंबर 2, प्रस्तुत अवतरण में शेखर को श्रेष्ठ कवि तथा माधव को श्रेष्ठ देशभक्त बताया गया है। पक्ष में उत्तर सीमा से हूणों के आक्रमण का उल्लेख इतिहास सम्मत घटना व्यंजित हुई है, ये ऐतिहासिक घटना है। नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, सुबोध, प्रभावपूर्ण एवं संप्रेष्य है। शैली आवेगपूर्ण एवं मनोभावा अभिव्यंजक है तथा भाषा शैली में सहजता, सरलता और सुबोधता बखूबी हम देख सकते हैं। और भाषा शैली लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगली हम 9वीं जो व्याख्या है उसको पहले पढ़ते हैं, या 9वां गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं।
तुम्हारी वाणी में ओज है, तुम्हारे स्वर में प्रभाव है। तुम अपने शब्दों के बल पर सोई हुई आत्मा को जगा सकते हो, युवकों में जान फूंक सकते हो। शेखर सुने जा रहा है, मस्तक पर हाथ रखता है। आज साम्राज्य को सैनिकों की आवश्यकता है। शेखर, ओजमयी कविता के द्वारा तुम गांव गांव जाकर ये आग फैला दो, जिससे हजारों लाखों भुजाएं अपने सम्राट, अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र हाथ में ले लें। तो अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के जो 4 प्रमुख सोपान होते हैं उसके आधार पर इसका एनालिसिस करते हैं, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित या लिखित एकांकी भोर का तारा शीर्षक से अवतरित है। और यह एक ऐतिहासिक एकांकी है जिसमें गुप्तकालीन समय का बहुत ही मनोहारी चित्रण हुआ है। अब आगे हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में प्राय पूछा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, किस बात का चित्रण कर रहा है, किस घटना का इसमें जिक्र कर रहा है। ये प्राय प्रसंग में पूछा जाता है। तो अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में माधव शेखर के पास आकर देश पर हुए आक्रमण के संबंध में उसे बतलाते हुए उससे अपेक्षा करता है कि तुम देश की रक्षा के लिए गांव गांव जाकर देश के युवाओं को जगाने का जागृत कार्य करो और देश के युवाओं का आह्वान करो, उनको सोते से जगाइए। अब हम अगला जो तीसरा सोपान है उसमें माधव शेखर को किस प्रकार से या किस तरह से देश के युवाओं को जगाने का प्रयास करता है। तो अगला जो सोपान है, तृतीय सोपान भावार्थ में हम देखते हैं। माधव शेखर से कहता है, क्या कहता है? पंचनद पर हुओं के सरदार तोरमार ने आक्रमण कर दिया है। पंचनद को या पंजाब प्रांत को चारों ओर से तोरमार शासक, या कहने का तात्पर्य हुओं के शासक तोरमार ने आक्रमण कर दिया है, अटैक कर दिया है। इस विकट स्थिति में सम्राट स्कंदगुप्त के सामने देश रक्षा का प्रश्न खड़ा हो गया है। देश के महाकवि होने के नाते संकट की घड़ी में तुम्हारा दायित्व बनता है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है और तुमसे यह अपेक्षा की जाती है कि इस समय तुम जनता में अपनी ओजस्वी वाणी से वीरता का संचार करो। तुम्हारी वाणी में ओज है, तुम्हारे स्वर में जनता को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की क्षमता है। तुम अपने ओजपूर्ण शब्दों के बल पर, अपनी ओजपूर्ण भाषा से या ओजपूर्ण बल पर सोई हुई आत्माओं को जगा सकते हो और राज्य की रक्षा के लिए युवकों में नया जोश भर सकते हो, उनका आह्वान कर सकते हो। शत्रुओं का सामना करने के लिए साम्राज्य को सैनिकों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस समय, इस संकट की घड़ी में इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए तुम्हें दायित्व निभाना होगा, अपना कर्तव्य है उसको अंजाम देना होगा। तुम गांव गांव में जाकर और घूम घूम कर वहाँ के रहने वाले युवा वर्ग में अपनी ओजस्वी कविता के माध्यम से देश के प्रति जागरण का भाव भरो, जिससे उनमें एक नया उत्साह जाग जाए। वे राष्ट्र पर आए संकट के प्रति जागरूक हो जाएं और राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तत्पर हो जाएं। यह क्षमता तुम्हारी कविता में है। उस समय तुम्हारा देश के प्रति यही दायित्व बनता है, यही आपका मूल कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य को अंजाम दीजिए, आप अपने कर्तव्य को निर्वाह कीजिए। तो ये इस गद्यांश का
भावार्थ है, सरल अर्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में देश रक्षा का प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि पहले हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। उसके बाद में और दूसरे गौण कार्य हो सकते हैं। तो देश रक्षा के सामने समक्ष दूसरी बातें गौण हो जाती हैं, उनका कोई महत्व नहीं रहता है। पहले देश की सुरक्षा, देश की रक्षा को हमें अंजाम देना है। नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में ओजमयी वाणी से पूरित कविता में यह शक्ति होती है कि वह सोई हुई आत्माओं को भी जगा देती है। यानी ओजपूर्ण वाणी के द्वारा व्यक्ति की सोई हुई जो आत्मा है उनको लेखक या एकांकीकार जगा सकता है। नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश में माधव ने शेखर को कर्तव्य बोध कराया है कि आप अपने कर्तव्य को देखिए कि फिलहाल वर्तमान में आपको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है और उसे देश की युवा शक्ति को जगाने की प्रेरणा दी है कि किस प्रकार के देश के युवाओं का आह्वान किया जाए जिससे कि गुप्त साम्राज्य की रक्षा हो सके और हूण शासक तोरमान को किस प्रकार से पराजित किया जा सकता है। और प्रस्तुत गद्यांश की नंबर 4, प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल तथा ओज गुण युक्त तथा इसमें हम सहजता, सरलता, सुबोधता तथा लेखक के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से भाषा शैली सक्षम और समर्थ है। अब अगला हम 10वां जो गद्यांश है उसको पढ़ते हैं। पहले तक्षशिला से 40 मील दूर विद्रोही वीरभद्र की खोज में वह हूणों के दल के निकट जा पहुँचे। वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि वीरभद्र हूणों से मिल गया है। उनके 20 सैनिक आगे हूणों में फंसे हुए थे। वे तक्षशिला लौट सकते थे और अपने प्राण बचा सकते थे, परंतु एक सच्चे सेनापति की भांति उन्होंने अपने सैनिकों के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए और मुझे तक्षशिला और पाटलिपुत्र को चेतावनी देने के लिए भेजा है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित या लिखित भोर का तारा शीर्षक एकांकी से अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में शेखर और छाया का परस्पर संवाद चलता है, दोनों में वार्तालाप होती है। माधव आकर गुप्त साम्राज्य के सेनापति देवदत्त को वीर गति मिलने की घटना का उल्लेख करता है और वह छाया और शेखर से कहता है। अब छाया और शेखर से माधव क्या कहता है उसको हम व्याख्या का जो 3 सोपान है भावार्थ उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में माधव शेखर और छाया से कहता है, आर्य देवदत्त को शत्रुओं का सामना करते हुए वीर गति मिल गई है। वो वीर गति को प्राप्त हो गया है, वो शहीद हो गया है। उत्तर की ओर से जब हूणों ने आक्रमण कर दिया तो उसी समय आम्भी राज्य का एक सरदार वीरभद्र विद्रोही बनकर शत्रुओं से जा मिला। आर्य देवदत्त तक्षशिला से 40 मील दूर उस विद्रोही वीरभद्र की खोज में निकल गए। इस तरह वे आगे बढ़ते हुए हूणों की सेना के निकट जा पहुँचे और उनमें सामना हो गया। जब उन्हें मालूम हुआ कि विद्रोही वीरभद्र हूणों से मिल गया है और तोरमान का सहयोगी बन गया है, आर्य देवदत्त के 20 सैनिक हूणों के दल के व्यूह में फंस गए।
आर्य देवता देवदत्त उन्हें बचाना तथा सुरक्षित लौटा लाना चाहते थे। उस समय वे चाहते तो अपने सैनिकों की खोज छोड़कर सुरक्षित तक्षशिला लौट सकते थे और शत्रुओं से अपने प्राण बचा सकते थे, परंतु एक सच्चे सेनापति की तरह उन्होंने अपने सैनिकों की खातिर या अपने सैनिकों के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। इस प्रकार शत्रुओं की सेना के समक्ष अकेला पड़ जाने से अब उनके जीवन का अंतिम समय आ गया है। वो किसी प्रकार से बच नहीं सकते हैं। देवदत्त की जान संकट में आ गई है। ऐसा पूरा विश्वास है कि वे वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, वो शहीद हो गए हैं, ऐसा लगता है। माधव कहता है कि आर्य देवदत्त ने उस समय आगे बढ़ते हुए मुझे वापस भेजा और कहा कि तक्षशिला एवं पाटलिपुत्र को शत्रुओं के आक्रमण की चेतावनी दो, उन्हें सतर्क करो और उन्हें पहले से सावधान रहने को कह दो कि हूँ शासक तोरमान आक्रमण करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसी कारण मैं उन्हें एकांकी छोड़कर यहाँ आया हूँ, अकेला छोड़कर यहाँ आया हूँ। अब हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। सब कामों को छोड़ करके देश की रक्षा करनी है, हमें देश की सुरक्षा करनी है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में माधव के कथन से जहाँ देश प्रेम, आत्मगौरव एवं शौर्य की वंदना हुई है, वहीं उसके कथन से प्रेरित होकर कवि शेखर ओजस्वी कविता की रचना में प्रवृत्त हो जाता है और देश के युवाओं का आह्वान करता है कि देश की रक्षा के लिए निकल पड़ो। पहले देश की सुरक्षा है, उसके बाद में और गौण कार्य है। तथा प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल सुबोध प्रभा में, शैली वर्णनात्मक और चरित्र उद्घाटक है तथा भाषा शैली में सहजता, सरलता, सोचता के साथ साथ लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम इस एकांकी का अगला अंतिम 11वां जो गद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं। तत्पश्चात व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो पहले हम इस गद्यांश का पढ़ते हैं। छाया अत्यंत पीड़ित स्वर में, माधव तुमने तो मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। माधव उसके ये शब्द सुनकर बाहर जाता जाता रुक जाता है, मुड़कर छाया की ओर देखता है और पीछे की खिड़की के निकट जाकर उसे खोल देता है। इससे बाहर का कोलाहल स्पष्ट सुनाई देता है। शेखर और उसके साथ पूरे जन समूह के गान का स्वर सुनाई पड़ता है। अब हम इस गद्यांश का जो अंतिम गद्यांश है, 11वां गद्यांश है, उसका हम व्याख्या के जो 4 सोपान, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य के आधार पर इसका हम विवेचन विश्लेषण करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित या लिखित एकांकी भोर का तारा शीर्षक एकांकी से अवतरित है, लिया गया है। यह एकांकी ऐतिहासिक घटना पर आधारित है और इसमें ऐतिहासिक अर्थात गुप्त काल के समय का चित्रण किया गया है और यह इस एकांकी का अंतिम गद्यांश है जो व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे हम प्रस्तुत गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने चित्रण किया है कि हूणों के आक्रमण की बात सुनकर शेखर ने अपना भोर का तारा महाकाव्य जला दिया और जनता को जगाने वाली कविता लिखने लगा। इससे दुखी होकर छाया ने माधव से कहा। अब छाया ने माधव से क्या कहा उसी का वर्णन प्रस्तुत गद्यांश में किया गया है। तो अब हम इसका
जो भावार्थ है, तृतीय सोपान है व्याख्या का, उसमें क्या चित्रण किया है, क्या वर्णन किया है, छाया ने माधव से क्या कहा है, उसको हम देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में छाया अत्यधिक दर्द भरे स्वर में कहती है कि हे माधव, तुमने मेरे प्रातः काल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। मेरा प्रातः काल, मेरा जो सवेरा है, सुबह है, उसको तुमने क्या है, नष्ट कर दिया है। मेरा जीवन प्रातःकाल के समय सुंदर सुख देने वाला था, उसे तुमने समाप्त कर दिया है। छाया के ये शब्द सुनकर बाहर की ओर जाता हुआ माधव रुक जाता है। रुकने के बाद माधव शेखर की पत्नी छाया की ओर देखने लगता है। इसके बाद माधव पीछे की ओर की खिड़की खोल देता है। बाहर से जो हल्ला गुल्ला मच रहा है, शोरगुल हो रहा है, खिड़की खुलने के बाद अब वह साफ साफ सुनाई देने लगता है। खिड़की को जैसे ही खोला जाता है, वैसे ही बाहर जो कोलाहल हो रहा है, जो ध्वनि आ रही है, वो स्पष्ट सुनाई देती है। खिड़की से स्पष्ट दिखाई देता है कि बाहर शेखर कवि के 7 मनुष्यों की पूरी भीड़ खड़ी है। चारों तरफ से शेखर को सैनिकों ने, युवाओं ने, मनुष्यों ने घेर लिया है। शेखर जो गा रहा है, उसे पूरी भीड़ भी गा रही है कि देश की रक्षा करो, देश की रक्षा करो, देश की बलि वेदी पर शहीद हो जाओ। पहले देश की सुरक्षा है, उसके बाद में और काम है। माधव को लोगों के सामूहिक गान की आवाज़ साफ सुनाई पड़ती है, स्पष्ट सुनाई दे रही है। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है या सरल अर्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य या यूँ कहें कि इसका साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है, या इस पर टिप्पणी, या इसमें विशेष क्या चीज़ है, उसको हम देखते हैं। तो उक्त गद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक द्वारा चित्रित किया गया है। यह विदित होता है कि शेखर प्रेम और सौंदर्य का कवि नहीं रहा। अब क्या है, उसने वीरता से युक्त कविता लिखना प्रारंभ कर दिया है। वह सोई हुई जनता को जगाने वाला और राष्ट्र की रक्षा के लिए जनता को पुकारने वाला कवि बन गया है। अब उसने वीर रस की कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया है। मैं आपके ज्ञान वृद्धि के लिए, आपके उत्साह वर्धन के लिए मेरे दृष्टि पटल पर, मेरे हृदय पटल पर वो पंक्तियाँ आ रही है, आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए मैं सुना देता हूँ। दिनकर ने बहुत ही सुंदर एक कविता लिखी थी। रे रोग युधिष्ठिर कौन यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग धीर, फिर गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। तो अब हमें क्या है, श्रृंगार की, प्रेम की कविता की आवश्यकता नहीं है। अब हमें वीर, ओज, पराक्रम से युक्त वीर रस की कविताएं चाहिए। अब हमें युधिष्ठिर जैसे धैर्यवान व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, हमें युद्ध लड़ने वाले वीर पराक्रमी अर्जुन जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। इसलिए अब हमें देश के युवाओं को जगाना है, जागृत करना है, जिससे वो देश की रक्षा कर सके। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सरल, सुबोध, तत्सम शब्दों से पूर्ण तथा शैली भावात्मक है। और साथ साथ में लेखक या यूँ कहें कि एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में भाषा शैली पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। तो ये भोर का तारा एकांकी का हमने अब तक इसके जो 3 प्रमुख बिंदु हैं उन पर हमने चर्चा की है। पिछले 3 वीडियो में हमने इस संपूर्ण एकांकी को
पढ़ लिया है, जिसमें हमने सर्वप्रथम एकांकी का जो लेखक है, एकांकीकार है, जगदीश चंद्र माथुर का संक्षिप्त जीवन परिचय, और उसके बाद में एकांकी का सारांश, और नंबर 3 व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से इसके जो महत्वपूर्ण 10-11 जो गद्यांश हैं उनका हमने व्याख्या के जो 4 सोपान हैं उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण किया है। अब हम अगले वीडियो में जो चौथे नंबर की एकांकी है व्यक्तिगत, और इसके एकांकीकार या लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।